नमस्कार। संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है सतनाम सिंह। अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले जो कार्यक्रम शुरू किया था आंसर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए, उसी कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज हम लोग एक परीक्षार्थी द्वारा संस्कृत आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें लिखे गए एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से हम समझेंगे कि किसी उत्तर में क्या कमी रह जाती है या क्या उसमें ऐसी अच्छाई होती है जिसकी वजह से अधिक अंक मिलते हैं, या क्या ऐसी कमी रह जाती है जिसकी वजह से किसी बच्चे को कम अंक मिलते हैं। तो हम यही बोर्ड पर ही एक क्वेश्चन का और उसके उत्तर का इवैल्यूएशन करेंगे, उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, मूल अधिकार तथा राज्य की नीति के निदेशक तत्व में अंतर स्पष्ट करें। यह प्रश्न 2 भागों में है। पहले भाग में पूछा गया है कि जो नीति निदेशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं उनके बीच क्या अंतर है। तो पहले भाग में फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में अंतर पूछा गया है, और इस प्रश्न का दूसरा खंड पूछ रहा है, क्या राज्य की नीति के निदेशक तत्व की गैर प्रवर्तनीयता उन्हें मूल अधिकारों के अधीन बनाती है। तो इस प्रश्न का दूसरा खंड मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संबंधों की जानकारी की मांग कर रही है। तो प्रश्न में 2 खंड हैं। पहले में डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में अंतर स्पष्ट करना है, और दूसरे खंड में हमें उत्तर में लिखना है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के बीच में क्या संबंध है। अब देखते हैं कि बच्चे ने क्या उत्तर लिखा है। भूमिका में लिखा है, भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है जहां बहुभाषाई, बहुजातीय, बहुधार्मिक लोग निवास करते हैं। अतः सभी की आकांक्षाओं के समायोजन, उनके व्यक्तित्व के विकास तथा उनके कल्याण के लिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। इस भूमिका को जब आप लोग देखेंगे, अच्छा एक बात और यहीं पर ध्यान रखने वाली है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है ये 150 शब्दों के अंतर्गत पूछा गया है। 10 नंबर का प्रश्न है और इसके लिए शब्द सीमा 150 शब्द है। 150 शब्दों के प्रश्न के उत्तर को लिखने में आप लोग यहां पर देखेंगे कि इसकी भूमिका में लगभग 40 शब्द लिखे गए हैं। तो 40 शब्द अगर भूमिका में लिखे गए हैं और मान लेते हैं कि 30-40 शब्द ही निष्कर्ष में लिखे गए हैं, तो आप देखेंगे कि 40 और 30 शब्द 70 शब्द तो यही हो गए। तो जो मुख्य कंटेंट होगा मेन बॉडी में, उसके लिए आपके पास जो फील्ड बचा है उसमें आपके पास 70 शब्द बचे हैं केवल। तो इसलिए जो भूमिका है वह प्रश्न की मांग के अनुरूप ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर जो भूमिका लिखी गई है इसमें ज़्यादा शब्द खर्च किए गए हैं, और ज़्यादा शब्दों का मतलब है कि शब्द भी ज़्यादा लगे हैं, प्रयास भी ज़्यादा लगा है और समय भी ज़्यादा लगा होगा। तो यहाँ पर भूमिका को शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ पर सीधा सीधा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये पहले खंड में, इस प्रश्न के उत्तर में पहले खंड में लिस्टिंग की मांग की गई है, सूची की मांग की गई है, जिसे आप लोग 2 भागों में, पैराग्राफ जैसे मान लीजिए पेज को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, लाइन खींच के भी आप लोग पॉइंट्स में लिख सकते हैं अंतर को, या फिर एक एक पॉइंट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1-2 लाइन में, केवल 1-2 लाइन का मतलब है 15 से 20 शब्दों में आप लोग भूमिका लिखकर और आप लोग सीधा इनके डीपीएसपीज के बीच में और फंडामेंटल राइट्स के बीच में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भूमिका में लिखा जा सकता था कि भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर और अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का, और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है, और निम्नलिखित अंतर हैं दोनों में। इस तरह से भी लिखा जा सकता था कम शब्दों में, या लिखा जा सकता था कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है, और नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को ग्रैनविले ऑस्टिन नामक एक विद्वान ने संविधान की अंतरात्मा के रूप में परिभाषित किया है। कंसाइंस ऑफ
कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में परिभाषित किया है। इस तरीके की प्रभावी भूमिका कम शब्दों में लिखी जा सकती थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि भूमिका ठीक तो है, ये इसे गलत नहीं कहा जाएगा, लेकिन ये भूमिका प्रश्न की मांग के अनुरूप ज़्यादा लंबी है, ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा शब्द खर्च किए गए हैं। आगे इसमें अब अंतरों को देख लेते हैं। जब आप अंतर को देखेंगे तब इस एक तरफ इसमें मूल अधिकार लिखा हुआ है, एक तरफ नीति निर्देशक तत्व लिखा गया है। तो यहां पर लिखा है मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के में निम्नलिखित अंतर हैं, और अंतर लिखे कितने गए हैं? 1, 2 और 3। जो मुख्य प्रश्न था उसमें जो पहला खंड है उसमें मुख्य रूप से अंतर के बारे में पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में। तो यहाँ देखेंगे कि भूमिका तो काफ़ी बड़ी लिख दी गई है उस अनुपात में अगर देखें, लेकिन अंतर काफ़ी कम लिखे गए हैं, केवल 3 अंतर लिखे गए हैं, जबकि यहाँ पर कुछ अन्य अंतर भी लिखे जाने चाहिए थे। पढ़ के देख लेते हैं। पहले मूल अधिकार के बारे में लिखा है, ये राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त होते हैं, बात सही है। नीति निर्देशक तत्वों में लिखा है, यह नागरिकों के उत्थान के लिए राज्य को प्राप्त होता है। राज्य को प्राप्त होता है नहीं लिखना चाहिए, प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसमें दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं और कई नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक भारत के संविधान में भारत भाग 4 में ये इनका वर्णन किया गया नीति निर्देशक तत्वों का। तो बात तो ये ठीक है, ये नागरिकों के उत्थान के लिए या लोक कल्याण के लिए, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए राज्य के विधि निर्माण में या नीति निर्माण में एक दिशा निर्देश के रूप में होते हैं। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है, बात सही है। व्यक्तित्व के व्यक्तिगत रूप से व्यक्तित्व का विकास करना, स्वतंत्रता, समानता जैसे उसके जो मूलभूत अधिकार हैं उनको सुरक्षित करना होता है। इस यहाँ पर भी गलती है, इस उद्देश्य से लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य या इसके उद्देश्य से, नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, बात ये सही है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है या सामूहिक रूप से लोगों का उत्थान करना है, सामूहिक रूप से लोगों को सशक्त बनाना है, ये बात भी सही है। तीसरा है, ये प्रवर्तनीय बाद योग्य होते हैं। प्रवर्तनीय और बाद योग्य का मतलब है कि इन्हें न्यायालय में, इनका अगर उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में जाकर और उसका उपचार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये बात भी सही है और ये एक मुख्य अंतर है। ये अप्रवर्तनीय तथा अबाध योग्य होते हैं, बात ये सही है। लेकिन शुरुआत में ही मैंने बताया कि प्रश्न में जो अंतर पूछा गया था मुख्य रूप से, तो ध्यान देना चाहिए था अंतर पर, लेकिन जो अंतर लिखे गए हैं वे 3 हैं और ये लिस्ट अधूरी है। जो मुख्य अंतर हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, यहाँ पर जानकारी दी जानी चाहिए। शुरुआत इस तरह से की जानी चाहिए थी मूल अधिकारों के बारे में। ये जो टेबल बनाई हुई है ये तो अच्छा है कि टेबल बना के लिख दिया और इधर छोटे छोटे पॉइंट्स लिख दिए। इससे क्या होगा कि कम टाइम में कम शब्द खर्च करके आप अपनी बात समझा पाएंगे। यहाँ पर कंटेंट आपका रिच होना चाहिए। तो मौलिक अधिकारों में लिखना चाहिए कि भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और मौलिक अधिकारों की जो संकल्पना है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे तो संविधान के भाग 4 में है और इनके लिए जो अनुच्छेद हैं वह 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक हैं और जो नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना है वह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। दूसरा हो सकता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे राजनीतिक लोकतंत्र को विकसित करने के आधार हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वे सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में सहायक होते हैं। तीसरा एक पॉइंट और हो सकता है कि आप लोग जब पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में तब आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि इमरजेंसी के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 में उल्लिखित अधिकारों को छोड़कर अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नीति निर्देशक तत्वों को निलंबित नहीं किया जाता है। एक अन्य हो गया कि मान लीजिए कोई ऐसी विधि बनाई गई है विधायिका द्वारा, चाहे वह केंद्र सरकार की या केंद्र में विधायिका द्वारा हो या राज्य विधायिका द्वारा हो,
कोई ऐसी विधि बनाई गई है जो फंडामेंटल राइट्स का या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तब इसके लिए न्यायालय सशक्त है कि वे इस उल्लंघन के आधार पर उस विधि को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दें। लेकिन एक मुख्य अंतर ये भी है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का अगर उल्लंघन होता है तो इस आधार पर न्यायालय उस विधि को असंवैधानिक या अवैध घोषित नहीं कर सकते कि कोई विधि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर। अब हम लोग समझेंगे इस प्रश्न के दूसरे भाग को। दूसरे भाग में प्रश्न में पूछा गया था कि गैर प्रवर्तनीय होने के आधार पर क्या नीति निर्देशक तत्व फंडामेंटल राइट्स के या मौलिक अधिकारों के अधीन है। अर्थात इस प्रश्न में मौलिक अधिकारों के और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में संबंधों की जानकारी मांगी गई थी। देखते हैं कि क्या लिखा है इस विद्यार्थी ने। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति नैतिक होती है, किंतु उसकी यह विशेषता उसे मूल अधिकारों के अधीन नहीं बना सकती है। इसी संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति नैतिक होने के बाद भी राज्य को इसके लिए प्रयास करना होगा, अन्यथा जनता उन्हें दोबारा निर्वाचित नहीं करेगी। ये डॉक्टर अंबेडकर का एक स्टेटमेंट दिया गया है। और पहले जो पैराग्राफ में जो 3-4 लाइनें लिखी हुई हैं, इन लाइनों में एक्सप्लेन किया है, और एक्सप्लेन नहीं किया है, सीधा सीधा कंक्लूड कर दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति नैतिक होती है, किंतु उसकी यह विशेषता उसे मूल अधिकारों के अधीन नहीं बना सकती। सीधा पहले पैराग्राफ में ही कंक्लूड कर दिया है। जबकि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ तथ्यों की जानकारी देनी चाहिए थी। इसमें विश्लेषण इस प्रकार से करना चाहिए था कि जो चंपक राम दोराय राजन का जो केस है 1951 का, चंपक राम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य का, जिसमें सबसे पहली बार ये बात उठी थी कि मौलिक अधिकारों को प्रमुखता दी जाए या नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रमुखता दी जाए, या दोनों में से, मौलिक अधिकारों से या नीति निर्देशक सिद्धांतों में से, नीति निर्देशक तत्वों में से कौन प्रमुख है, किसे वरीयता अधिक प्राप्त है। सबसे पहली बार इसी केस में ये विवाद उत्पन्न हुआ था। तब सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि नीति निर्देशक तत्व सेकेंडरी हैं, सहायक हैं, और मौलिक अधिकार प्राथमिक हैं। अर्थात मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई थी। यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए थी, क्योंकि ये 1951 का एक मामला था, 1951 का। उसके बाद यहाँ पर ही 25th अमेंडमेंट जो किया गया था भारत के संविधान में 1971 में, उस 25th या 25वें संविधान संशोधन में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। पहला हो गया जो यहाँ पर रेफरेंस देना चाहिए था, यहाँ पर इस लाइन को कंक्लूड करने से पहले डायरेक्टली ये जो कंक्लूड करके लिख दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति नैतिक होती है, किंतु उसकी ये विशेषता उसे मूल अधिकारों के अधीन नहीं बना सकती, और इसके बाद एक डॉक्टर अंबेडकर का स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो कंक्लूड किया गया है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संबंधों के बारे में जो निष्कर्ष दिया गया है, उस निष्कर्ष से पहले कुछ संविधान संशोधन और कुछ केसेस की, या कुछ ऐसे केसेस जो न्यायपालिका में थे जो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंधों से संबंधित थे, उनका रेफरेंस देके, उनका हवाला देते हुए
फिर विश्लेषण में अंत में ये लाइन कंक्लूड करनी चाहिए थी। लेकिन परीक्षार्थी ने कहीं भी इन किसी भी चीज का रेफरेंस ना देके और सीधा सीधा लिख दिया यहाँ पर कि उनके अधीन नहीं है, मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं है नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर समझ लेते हैं चंपक राम दोरायराजन जो केस था 1951 का, ये चंपक राय दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य का केस था। तो मैंने अभी पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि इसी में सबसे पहले ये विवाद उठा था कि मौलिक अधिकारों को ज़्यादा वरीयता दी जाए या नीति निर्देशक तत्वों को। लेकिन इस केस में चंपक राम बनाम मद्रास राज्य वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि मौलिक अधिकार प्राथमिक है जबकि नीति निर्देशक तत्व सहायक हैं। उसके बाद आ जाते हैं 25वां संविधान संशोधन 1971 में। 25वें संविधान संशोधन 1971 में एक आर्टिकल जोड़ा गया था 31C, और इस संविधान संशोधन के माध्यम से ये प्रावधान किया गया था कि यदि कोई ऐसी विधि है जो कि नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में शामिल 39B और 39C जो कि समाजवादी नीति निर्देशक तत्व हैं, इन तत्वों को लागू करने के लिए बनाई जाती है, तो उसे इस आधार पर अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह विधि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 में वर्णित किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है। तो यहाँ पर जो 25वां संविधान संशोधन था इसमें नीति निर्देशक तत्वों को कुछ प्रमुखता दी गई, लेकिन प्रमुखता जो दी गई थी वह दो वर्ग थे। एक तो 39B में वर्णित नीति निर्देशक तत्व और दूसरा 39C में वर्णित नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर इसके बाद 42वां संविधान संशोधन लाया गया 1976 में, 42nd अमेंडमेंट 1976। इसमें प्रावधान किया गया कि अभी तक जो प्रावधान था 25वें संविधान संशोधन वाला कि 39B और 39C में शामिल जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको लागू करने के लिए यदि कोई विधि बनाई जाती है तो उसे इस आधार पर अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 में वर्णित मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद जो 39B और 39C में विस्तृत नीति निर्देशक तत्वों वाली जो बात थी, 42वें संविधान संशोधन के अनुसार इसमें और विस्तार कर दिया गया। तो 25वें संविधान में केवल दो नीति निर्देशक तत्वों 39B और 39C में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए वरीयता दी गई थी नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर। लेकिन 42वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया गया कि केवल 39B और 39C ही नहीं बल्कि किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए बनाई गई किसी विधि को इस आधार पर अविधिमान्य नहीं ठहराया जाएगा कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दे दी गई। लेकिन इसको चैलेंज किया गया और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में इस प्रावधान को चैलेंज किया गया। ये 1980 का केस है। तो इस मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि ये जो प्रावधान किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कि किसी भी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने वाली कोई भी विधि इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करती है, इसको अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और इसी डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे के सहायक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। अगर यहाँ पर इस उत्तर में संक्षेप में बस इन चार फैक्ट्स का या चार बातों का अगर रेफरेंस दे दिया जाता और उसके बाद इस लाइन को कंक्लूड किया जाता तब ये उत्तर ज़्यादा प्रभावी होता। इसके बाद भी देखें कि इस परीक्षार्थी ने यहाँ पर कुछ लाइनें ऐसी अननेसेसरी लिख दी हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है। प्रश्न की मांग थी कि नीति निर्देशक तत्वों और जो मौलिक अधिकार हैं उनके बीच संबंधों की जानकारी मांगी गई थी। यहाँ लिखा है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार विभिन्न प्रयास भी करती है, जबकि प्रश्न में तो कहीं पूछा नहीं गया कि सरकार प्रयास करती है या नहीं करती है। यहाँ आप लोग देखेंगे भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना आदि। संविधान के अनुच्छेद 40 में उल्लिखित पंचायती राज की अवधारणा को साकार करने के लिए 73वां तथा 74वां संविधान संशोधन किया गया। कोई जरूरत नहीं थी, ना कुछ पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन के आंसर में है ही नहीं, इरेलेवेंट फैक्ट्स हैं,
इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। नीचे देखें जो निष्कर्ष दिया हुआ है, नागरिकों को प्रदान होने वाले मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों का मूल उद्देश्य देश का लोकतांत्रिक विकास ही है। इसी आधार पर राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं तथा राज्य आवश्यकता अनुसार निर्देशक तत्वों को लागू करती है। ये जो निष्कर्ष है वह भी प्रश्न की मांग के अनुरूप सही नहीं है। सही होता कि इन बातों का रेफरेंस देके, ये जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई, चंपाकराम, दोराय राजन, 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन और मिनर्वा मिल्स जो केस था, इनका रेफरेंस देके और इस बात को यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में लिख दिया जाता, तब ये उत्तर ज़्यादा प्रभावी होता। तो अगर हम लोग मार्क्स की बात करें कि इसमें कितने नंबर मिलने चाहिए, तब मैं आप लोगों को बता देता हूं पहले ही कि ये जो प्रश्न है ये 10 नंबर का है। और इस प्रश्न के भाग 2 हैं। तो पहले वाले भाग के मान लेते हैं 5 और दूसरे वाले भाग के मान लेते हैं 5, क्योंकि 2 भाग हैं प्रश्न के। तो पहले प्रश्न का जो भाग है, पहला भाग, उसके भी 5 नंबर मान लेते हैं मैक्सिमम मार्क, और दूसरे वाले के भी 5 मान लेते हैं। तो पहले वाले भाग के अगर हम जब मार्किंग करेंगे तब देखेंगे कि इसकी भूमिका बहुत सधी हुई नहीं है और भूमिका ज़्यादा शब्दों में लिखी गई है। इसके अलावा मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि जो ये अंतर लिखे गए हैं फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपीज में, ये अंतर, ये वाली जो लिस्ट दी गई है ये इनकम्प्लीट लिस्ट है और जो मुख्य अंतर हैं उनकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं की गई है। तो ये अंतर भी कम है और भूमिका भी काफ़ी विस्तार से दी गई है और बहुत ठोस बातें नहीं लिखी गई हैं। तो मैं इसमें 5 में से इस प्रश्न के लिए, इस भाग के लिए, प्रश्न के इस भाग के लिए 2 नंबर देना चाहूँगा। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसके लिए तो नंबर मैं दूंगा ही नहीं एक भी, जो ये अननेसेसरी जो जानकारी दी गई है कि भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, इसके लिए मैं कोई मार्क्स इसको नहीं दूंगा। एक लाइन जो लिख दी है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति नैतिक होती है किंतु उसकी ये विशेषता उसे मूल अधिकारों के अधीन नहीं बना सकती है। मूल अधिकारों के अधीन नहीं है, ये बात तो सही है। मूल अधिकार भी नीति निर्देशक तत्वों के अधीन नहीं है, दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये बात कही है। तो इसलिए ये बात सही तो है, लेकिन कोई बहुत सधी हुई बात नहीं है और ये पूरा विश्लेषण भी अधूरा है। तो मैं इसमें अगर मान लेता हूँ कि बहुत टाइट मार्किंग करूँ तो आधा नंबर दे सकता हूँ, और थोड़ा सा अगर मैं लिबरल हो जाऊँ, बच्चों को अगर मैं डिस्करेज ना करना चाहूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, तो मैं इसे 1 नंबर दे सकता हूँ। और वास्तव में सही टेस्ट सीरीज, अच्छी टेस्ट सीरीज किसी भी इंस्टीट्यूशन की वही होती है जहाँ पे मार्किंग थोड़ी टाइट की जाए, जिससे कि बच्चे मोटिवेट हो, जिससे कि बच्चों को अपनी कमियों के बारे में पता चले और वे उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। मान लीजिए किसी बच्चे को अगर उसकी गलती ना बताई जा सके और उसको मार्क्स दे दिए जाए, 10 में से 6 नंबर दे दिए जाए, तो बच्चा उसको लेके खुश हो जाएगा और इम्प्रूवमेंट उसको नहीं होगा, और इम्प्रूवमेंट नहीं होगा तो उसे अच्छे मार्क्स नहीं होंगे। तो जब वो एग्ज़ाम में फेल होगा तब उसे पता चलेगा कि कुछ गलतियां रहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कारण ही यही होता है कि बच्चे को इम्प्रूवमेंट के अवसर मिले और उसे अपनी कमियों की ओर जानकारी मिले, अपनी कमियों के बारे में पता चले। तो इसमें मैं इसको 10 में से 3 नंबर में दूंगा। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 3/10 नंबर। वो भी 3 भी मैं नहीं देना चाह रहा था, मार्क्स तो मैं इसे 2.5 ही देना चाह रहा था। पहले वाले भाग के लिए 2 नंबर और बाद वाले भाग के लिए केवल आधा नंबर। लेकिन मान लेते हैं हम लोग राउंड फिगर में कि इसे 3 नंबर मिलेंगे 10 नंबर के लिए। तो इन सारी बातों की चर्चा से आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न की मांग क्या थी और प्रश्न में क्या लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर एक दो बातों में हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो उत्तर लिखा गया है इसके प्रॉस और कॉन्स क्या क्या हैं, क्या क्या सकारात्मक चीज़ें हैं और नकारात्मक चीज़ें क्या हैं। नकारात्मक चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले ली थी, काफ़ी चर्चा कर ली थी कि विश्लेषण अधूरा है, इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। अब और क्या क्या कमियां रह जाती हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहली बात है, अगर इसमें देखें कि क्या अच्छाई है तो राइटिंग क्लियर है, बात समझ में आ रही, जो सारे शब्द लिखे हुए हैं वे शब्द मेरे समझ में आ रहे हैं, एग्जामिनर के अच्छे से समझ में आ रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ जगह स्पेलिंग की एरर्स हैं,
जो बर्तनी अशुद्धियाँ होती हैं वे बर्तनी अशुद्धियाँ भी हैं। प्रश्न की शुरुआत में ही कटिंग की गई है, शुरुआत ही कटिंग से की गई है, जो कि ठीक नहीं है। तो ये तो हो गई कमियां। दूसरी एक और इसमें कमी है कि इस प्रश्न के जब आप विस्तार पे जाएंगे, और मैंने इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए शब्दों का भी अनुमान लगाया, तो इसमें लिखे हुए शब्द लगभग 200 हैं दोनों पन्नों में, इधर और इधर इसको मिलाकर लगभग 200 पन्नों में 200 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखा गया है, जबकि डिमांड थी केवल 150 वर्ड्स की। और जो इसमें लिखे गए हैं 200 शब्द, उनमें से अधिकांश शब्द ऐसे हैं जिनका इस प्रश्न के उत्तर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रश्न की मूल मांग क्या थी, क्या लिखा होना चाहिए था और क्या लिखा गया है। तो अगर इन सारी चीज़ों की जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन सारी चीज़ों की चर्चा करके अगर ये निष्कर्ष लिखा होता और अंतर भी लिखे होते, तब मैं इस कॉपी में टाइट मार्किंग करते हुए भी 5 नंबर देता। और आप लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में जो भी उत्तर लिखेंगे, तो मान के चलिए कि अगर आपको 50% मार्क्स मिल रहे हैं तो वे बहुत अच्छे मार्क्स हैं, क्योंकि यूपीएससी में 50% से बहुत ही रेयर केसेस में 2-4 ही ऐसी कंडीशंस होती हैं कि उन कंडीशन में 55% मार्क्स मिल जाएं, लेकिन जो औसत नंबर मिलते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट्स को भी, वे 50% के आसपास ही होते हैं। तो आप लोगों ने इस सारी चर्चा को समझ लिया और प्रश्न को भी देख लिया। इस कॉपी को मैंने बीच में एनलार्ज भी कर दिया था, प्रश्न भी आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हम लोग कल मिलेंगे अगले किसी एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ में। धन्यवाद, नमस्कार।